नमस्कार, आपका आयुर्वेद के इस मूल तत्वों को समझने की सीरीज में स्वागत है। इसके अंदर सबसे पहले हम आयुर्वेद के मूल तत्व अर्थात वायु का विश्लेषण करेंगे। वायु इस तत्व की संकल्पना को लेकर के अनेकों प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित हैं। इन भ्रांतियों में कुछ सत्यता भी है, जैसे वायु को कोई विंड, कोई एयर, कोई मूवमेंट, कोई फोर्स, कोई एनर्जी, ऐसे विविध संकल्पनाओं में दिखता रहता है। परंतु एक्चुअल में वायु है क्या, उसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और आज हम जानेंगे कि वायु का मूल स्वरूप क्या है। वायु को समझने से पहले हमें दोषों को समझना होगा। दोषों को समझने के लिए हमारे पास दो मार्ग है, एक है निरुक्ति, एक है व्याख्या। अब निरुक्ति जो है वो सबको पता है, दुष्यंती दोष। इस निरुक्ति से हमें दोष शब्द का अर्थ पता चलता है, दोष का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, मतलब उसकी व्याप्ति ज्ञान नहीं होती। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, सबसे छोटा लाइफ का जो अंश है, जो लाइफ का स्वरूप है, वो सेल के रूप में है। पर इससे इस एक लाइन से क्या उस सेल का माइटोसिस हो रहा है, उसमें क्या मियोसिस हो रहा है, उसका माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, उसका बाकी का जो फंक्शंस है वो डिफाइन हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है। वैसे ही सिर्फ दुष्यंती इति दोष, इस व्याख्या से दोष का पूर्ण स्वरूप, उसका क्या कर्म है, क्या गुण है, ये सब हम नहीं पता कर सकते। उसके लिए हमें कुछ व्याख्याओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसी से हम बता पाएंगे कि किस चीज को हम दोष बोले और किस चीज को हम दोष नहीं बोलेंगे। परंतु शास्त्र के अंदर दोषों की व्याख्या नहीं दी गई है, तो इसी के लिए हम लोग ने विविध शास्त्र को अध्ययन करके दोष किसे कहेंगे और दोषों की अवधारणा क्या है, इसे समझने के लिए 5 क्राइटेरिया निकाले। ये क्राइटेरिया क्या है, इसे समझते हैं। दोष वो है जो प्राकृत अवस्था में शरीर का धारण करेगा। दोष वो है जो सबसे पहले विकृत होगा शरीर के अंदर। दोष वो है जो परमाणु स्वरूप में शरीर में रहता है। दोष वो है जो सर्व शरीर में संचार करता रहता है। और दोष वो है जो रोगों का एकमात्र कारण है। ये 5 जो क्राइटेरिया है, इस पे जो भी खड़ा उतरेगा, जो भी शरीर भाव खड़ा उतरेगा, उसे हम दोष इस संज्ञा से जानेंगे। अब इसके पश्चात हम वायु की ओर बढ़ेंगे। वायु में अब हम सबसे पहले दोष स्वरूप वायु को समझेंगे। दोष स्वरूप जो वायु है, यह वायु जो है वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा जो दोष ये संज्ञा प्राप्त करने के लिए फुलफिल करना जरूरी है। जैसे कि ये जो वायु है ये परमाणु स्वरूप का होगा, अर्थात यह वायु के परमाणु शरीर में संचार करते होंगे। यह वायु परमाणु स्वरूप का है, अर्थात यह पंचभौतिक वायु है। इस वायु का स्थान अन्नमय कोश है। यह वायु पंचभौतिक आहार से उत्पन्न होती है, पंचभौतिक आहार से ही इसका पोषण होता है। और यह वायु जो है रुक्ष, शीत आदि वात गुणों से युक्त होती है और इसका मुख्य स्थान पक्वाशय होता है। यह पंचभौतिक वायु है, इसी के लिए यह पंचभौतिक हेतुओं से दुष्ट भी हो जाती है। इसी कारण जो भी हमारे आहारज विहारज हेतु हैं जो पंचभौतिक है, उन सबसे दुष्ट होगी। अब हम पंचभौतिक वायु की उत्पत्ति कैसी होती है इसको देखेंगे। तो पंचभौतिक आहार से इसकी उत्पत्ति होती है। तो ये कब होती है? अवस्था पाक के दौरान उत्पत्ति होती है। अब इस अवस्था पाक के दौरान भी जो कटु अवस्था पाक है, उस समय जब वायु उत्पन्न होता है तो उसमें से जो किट्ट स्वरूप वायु रहता है उसका अनुलोमन हो जाता है, अर्थात वो शरीर से बाहर चला जाएगा। और जो सार स्वरूप वायु रहेगा वह जा करके बाकी के पूर्ण शरीर के दोष वायु को पूर्ण करेगा, अर्थात वहां से उत्पन्न रुक्षादि गुण से वो दोषज वायु जो शरीर के अंदर पूर्ण शरीर में संचार कर रहे हैं उसको वो अपलावित करेगा, मतलब कि वहां पे वो उन दोष वायु को नर्चर करेगा। अब तक हमने दोष का स्वरूप देखा, वायु जो दोष के स्वरूप में रहता है उसका भी स्वरूप देखा, अर्थात वायु का दोषवत स्वरूप देखा हमने। अब दोषवत स्वरूप जो वायु का या दोष है उसके पास खुद की गति नहीं, क्योंकि अभी तक गति सूचक कोई भी ऐसा क्राइटेरिया हमें दोष का मिला नहीं। ठीक है, तो इसी के लिए अब ऐसे कौन सी शक्ति है जो बाकी दोषों को, धातु को, मल को गति प्रदान करती है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में लेके जाती है, वो कौन सी शक्ति है?
वो शक्ति को अब हम जानने की कोशिश करेंगे। इस शक्ति को भी जो संज्ञा प्राप्त है शास्त्र में, वो वायु की संज्ञा प्राप्त है। उसके लिए जो सूत्र आया है वो ये है, पितृपंगु कफपंगु पंगवो मल धातु वायु न यत्र नियंते तत्र वर्षन्ति मेघवत। अब इस सूत्र के द्वारा एक दूसरा लक्षण बताया गया है, वह ये है कि वो शरीर के धातु और मल तथा दोषों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाता है, परंतु दोषज वायु का तो ये गुण नहीं है, अभी हमने देखा। तो ऐसी कौन सा वायु है जो ये कार्य करता है? इसको समझने के लिए हमें वायु को समझना हो। वायु दो प्रकार की, एक है मूर्त वायु और दूसरा अमूर्त वायु। मूर्त वायु ये पंचभौतिक वायु होता है जो कि हमारे शरीर में दोष स्वरूप में रहता है। दूसरा होता है अमूर्त वायु का स्वरूप, यह शक्ति स्वरूप वायु है। यह हमारे शरीर के अंदर प्राणमय कोश में वास करता है और ब्रह्मांड के अंदर भी यह शक्ति स्वरूप में वास रहता है। इसी को हम कॉस्मिक पावर, द वाइटल फोर्स या फिर प्राण बोलते हैं, या अचिंत्य शक्ति स्वरूप एक शक्ति या वायु बोलते हैं। यही जो अचिंत्य शक्ति स्वरूप वायु है जो ब्रह्मांड को धारण किए हुए है, जिसके द्वारा ब्रह्मांड में सारे गतिविधियां चल रही हैं, यही हमारे शरीर के अंदर वास करता है। यह वायु हमारे शरीर के अंश स्वरूप में वास करता है और इसको हम लोग प्राण कहते हैं। यह प्राण जो संज्ञा प्राप्त है, यह यौगिक ग्रंथों में दी गई है, परंतु आयुर्वेद में इसी को वायु यह शब्द दिया गया है। अर्थात मूल अर्थ इसका यह है कि जो शक्ति स्वरूप वायु है वही हमारे शरीर के अंदर उसी शक्ति स्वरूप वायु का अंश वास करता है। वो कहाँ वास करता है? प्राणमय कोश में वास करता है और वहाँ पे वास करके वह हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है तथा उसे संचालित करता है। इसमें दोष धातु मलों की गति विधियां भी आ जाएंगी, जो कि पहले बताया गया है कि वह वात पित्त धातु मल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाता है। यह जो लेके जाने की क्रिया है, यह भी जो वायु के स्वरूप से हो रही है, वह प्राणमय कोश में स्थित यह अचिंत्य शक्ति स्वरूप वायु, जिससे द वाइटल फोर्स या द कॉस्मिक पावर बोला गया है, इसके द्वारा ही होता है, जिसका अंश हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। अब हम इस प्राणमय कोश में स्थित वायु का स्वरूप समझेंगे। यह जो वायु है, यह सूक्ष्म स्वरूप का वायु है। यह अपंचीकृत है, अर्थात यह पंच महाभूतों से नहीं बना है। यह स्वयं पूर्णतः सिर्फ वायु महाभूत है, अर्थात अपंचीकृत वायु महाभूत है ये। अब इस वायु का स्वरूप समझना अति आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र में चरक संहिता में जो वातकलकली अध्याय, उसमें वायु तंत्र यंत्र धरा सूत्र के द्वारा जिस वायु का स्वरूप आचार्य चरक ने प्रतिपादित किया है, वह यही वायु है। अब इस वायु के हम प्रकार की ओर जाएंगे। यह प्रकार वायु का जो किया गया है, यह उसके फंक्शनल यूनिट के आधार पर किया गया। मतलब इसको एक उदाहरण से समझते, जैसे राम नाम का व्यक्ति है, ये स्टूडेंट भी है, एक बेटा भी है, एक फ्रेंड भी है और एक फादर भी है। इन सब रोल में उस राम नाम के व्यक्ति का बिहेवियर अलग अलग होगा। एज अ स्टूडेंट उसका बिहेवियर अलग होगा, एज अ फ्रेंड उसका बिहेवियर अलग होगा, एज अ सन उसका बिहेवियर अलग होगा और एज अ फादर भी उसका बिहेवियर अलग होगा। वैसे ही यही वायु जो हमारे शरीर के अंदर है, जो प्राणमय कोश के अंदर वास करता है, वह जब उदान क्षेत्र में जाएगा तो उदान वायु जैसा काम करेगा। जब वो प्राण क्षेत्र में जाएगा, प्राण वायु जैसे काम करेगा। जब वो अपान क्षेत्र में जाएगा, अपान वायु जैसे काम करेगा। जब वो अग्नि के समीप जाएगा, तब वो समान वायु जैसे काम करेगा। वैसे ही जब वो हृदय में जाएगा तो वो व्यान वायु जैसा काम करेगा। ऐसे ही यह वायु के कर्म के आधार पर हमने प्रकार किए हुए हैं। अब हम इसके पश्चात उस अचिंत्य शक्ति स्वरूप जो ब्रह्मांड में स्थापित वायु है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यह जो वायु है, जो ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, यह अमूर्त है, यह स्वयं शक्ति स्वरूप है, यह अचिंत्य है, अर्थात यह तर्क के परे है, यह अव्यक्त है, यह व्यक्त नहीं है, अर्थात हम उसे इंद्रियों से नहीं देख पाएंगे, यह इंद्रिय गम्य नहीं है। यह रजोगुण प्रधान है, अर्थात इसके अंदर स्वाभाविक गतिशीलता है जो रजोगुण के कारण आई हुई है। यह एक फॉर्मलेस एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
इसको पूरे ब्रह्मांड का प्राइमरी मूवर है, अर्थात जितनी भी गतिविधियां हमें इस ब्रह्मांड में दिख रही है उसका कारण एकमात्र यह वायु है। यह वायु शरीर के अंदर वात दोष के रूप में स्थापित होता है और तथा लोक पुरुष सिद्धांत से भी यह हमारे शरीर में वास करता है। यह अब इस वायु का कहाँ कहाँ पे उल्लेख आया उस पे एक बार दृष्टि डालते हैं। इसका उल्लेख चरक संहिता में इस रूप में आया है कि यह इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सूर्य चंद्र अर्थात अनेकों ग्रहों को अपनी जगह पे स्थापित रखता है, मतलब अपनी जगह पे बनाए रखता है, उनकी ऑर्बिट्स मेंटेन करके रखता है। दूसरा इसका प्रश्नोपनिषद में आया है फॉर एक्सप्लेनिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को बताने के लिए आया है। लीलावती और बाकी के मैथमेटिकल जो शास्त्र हैं अपने, उसके अंदर भी इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अब हम अभी तक के व्याख्यान के आधार पर वायु के स्वरूप का या फिर वात दोष के स्वरूप का निर्णय करते हैं। तो वात दोष किसे कहेंगे? जब पंचीकृत आकाश महाभूत के परमाणु और पंचीकृत वायु महाभूत के परमाणुओं को चिंत्य शक्ति स्वरूप या शक्ति स्वरूप वायु शरीर में लेकर इधर उधर संचार करता है, तो इस पूरे एंटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? वात दोष बोलेंगे। अर्थात शक्ति स्वरूप वायु प्लस पंचीकृत आकाश महाभूत के परमाणु प्लस पंचीकृत वायु महाभूत के परमाणु, ये पूरी एंटिटी होगी वात दोष। वैसे ही अब कफ दोष क्या होगा? पंचीकृत पृथ्वी महाभूत के परमाणु प्लस पंचीकृत आप महाभूत के परमाणु प्लस शक्ति स्वरूप वायु, ये तीनों एंटिटी साथ में मिलकर कफ दोष बनाएंगे। वैसे ही पित्त दोष के लिए भी होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने दोषों की संकल्पना तथा वायु का स्वरूप हम समझ चुके हैं। अब इसके पश्चात इसका निदान में अर्थात चिकित्सा में कैसे उपयोग करना है इसे जानने के। अब जो वायु का हमने स्वरूप समझा है वो तो पंच महाभूत के परे, अर्थात वह पंचीकृत नहीं है, अपंचीकृत स्वरूप का वायु है, मतलब कि वह पंच महाभूत के क्षेत्र के परे है। और जो द्रव्य हम चिकित्सा के लिए इस्तेमाल करते हैं औषधि द्रव्य, वो पंच महाभौतिक है। तो पंच महाभौतिक द्रव्यों से सिर्फ पंच महाभौतिक तत्वों की ही चिकित्सा हो सकती है, ये सिद्धांत है। तो ये जो तत्व पंच महाभूत से परे, उसकी चिकित्सा कैसे कर पाएंगे हम, ये सवाल उठता है। तो इसका जवाब शास्त्रकार देते हैं। इसको ध्यान से समझे। वात प्रकोप कैसे होता है? वात प्रकोप कैसे होगा? जब किसी आशय से वायु का गमन हो रहा है तो उसी आशय में यदि रुक्ष आदि गुण की वृद्धि हो जाए तो उसके कारण उस वहां से जाने वाले वायु के अंदर आकाश महाभूत और वायु महाभूत के परमाणु की वृद्धि होगी, जिसके कारण दोष स्वरूप वात प्रकोप होगा और उसके कारण वात प्रकोप के लक्षण दिखेंगे। तो इसका शमन कैसे किया जाए या इसकी चिकित्सा क्या होगी? इसकी चिकित्सा होगी कि जिस आशय में रुक्ष आदि गुण की वृद्धि हुई है उस आशय में स्निग्ध आदि गुण की वृद्धि कर दे, जिसके कारण जो वहां से जाने वाला वायु है उसके अंदर रुक्ष आदि गुण अर्थात वायु के और आकाश के परमाणुओं की वृद्धि होना बंद हो जाएगी और उसके वजह से अंततः वात अनुलोमन हो जाएगा और वात का शमन हो जाएगा। तो यह प्रक्रिया चिकित्सार्थ उपयोग की जाती है। ऐसे जो अचिंत्य शक्ति स्वरूप वायु है या फिर जो वायु हमारे शरीर में सारे धातु या दोषों का वहन करे, उसकी चिकित्सा बताई गई है। इसका अर्थ यह है कि हम लोग चिकित्सा के दौरान जिस आशय से वायु जा रहा है उस आशय को हम ठीक करते हैं, ना कि हम वायु को ट्रीट करते हैं। यह चिकित्सा का गूढ़ सिद्धांत है। हमने अभी तक प्रकोप और उसकी चिकित्सा का सिद्धांत पक्ष देख लिया। अब हम ऑब्स्ट्रक्शन या फिर अवरोध जन्य का देखेंगे। तो अवरोध जन्य में क्या होता है कि वायु की गति का आम आदि दोषों के द्वारा या फिर अपचित मलों के द्वारा जो उस आशय में स्रोतस में रहते उसके द्वारा अवरोध होता है और उस अवरोध के कारण वायु का गति का विमार्गमन हो जाता है, जिसके कारण व्याधि। तो इस समय जो चिकित्सा होगी वो रहेगी अवरोध को दूर करना या फिर अवरोध को निकालना। ठीक है, अब हम संक्षेप में क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस देखेंगे। यदि मूर्त स्वरूप वायु में विकृति है तो स्नेहन और प्रोहण देना है, अर्थात विरुद्ध उपक्रम का यूज कर देना डायरेक्टली। अगर मार्ग अवरोध है, दीपन पाचन शोधन चिकित्सा करना है। यदि सीधा अमूर्त स्वरूप की वायु की विकृति हुई है तो वहां पे प्राणायाम मंत्र चिकित्सा का उपयोग करना। कंक्लूजन यह है कि
वायु की चिकित्सा करते वक्त हमें उसका फ्लो को ठीक करना है, न कि उसे कॉन्कर करना है।